नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आपका कार्यक्रम, सबसे पसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ सोनाली और हम बात करते हैं इसमें आपके शरीर से जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में, और परेशानियों के निवारण के लिए हमारे साथ हर बार होते हैं विशेषज्ञ। आज जिस समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं, कई बार हमारे शरीर के पेट के दाहिने हिस्से में एक दर्द उठता है और हम समझ नहीं पाते कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर आप मेरा इशारा समझ गए हैं तो गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए और उन समस्याओं के बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सौरभ कालिया का। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर सौरभ कालिया पिछले लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप गैस्ट्रो सर्जन हैं, साथ ही साथ आप अभी एसोसिएटेड हैं सीके बिरला हॉस्पिटल के साथ। डॉक्टर साहब, आपके बारे में हमने श्रोताओं को बताया, दर्शकों को बताया, और साथ ही साथ आपसे जो पहला सवाल मेरा है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि एक आम आदमी जब गॉल ब्लैडर इस अंग के बारे में सुनता है तो दिमाग में ये प्रश्न आता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। नमस्कार, थैंक यू। तो मैं गॉल ब्लैडर के बारे में बेसिक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर एक पियर शेप्ड ऑर्गन कहते हैं, मतलब जैसे नाशपाती की शेप का एक ऑर्गन है जो कि लिवर से जुड़ा हुआ होता है, और लिवर से जो बाइल सिक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर कुछ देर के लिए स्टोर करता है, और जब हम कुछ खाना खाते हैं जिसमें चर्बी होती है तो वो गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है और एक्स्ट्रा जो बाइल स्टोर्ड है वो खाने में जाकर मिलता है पित्त की नली के थ्रू। तो ये एक स्टोरेज ऑर्गन है और ये बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है बस। तो लिवर प्रोडक्शन ऑर्गन है और एक पित्त की नली होती है जिसके थ्रू पित्त आंतों से जाकर जुड़ता है। तो गॉल ब्लैडर नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है वो खाने से रिलेटेड होता है। जैसे ही अपन खाना खाते हैं उसी टाइम पे गॉल ब्लैडर का फंक्शन शुरू होता है, फिर बीच में वो उसमें बाइल सिर्फ स्टोर्ड रहता है। जब हम फास्टिंग होते हैं, जब खाना नहीं खा रहे होते तो उसमें स्टोरेज पड़ा रहता है बाइल का। तो ये है इसका मेजर रोल है जी। दर्शकों, आप जानते हैं कि ये एक लाइव प्रोग्राम है और अगर गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर सौरभ हमारे साथ हैं, अगर आपके भी मन में सवाल हैं गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर, तो आप डायल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स। हमारे नंबर हैं 0141 270 4098। दूसरा नंबर है 0141 270 4999। आप दोनों ही नंबर्स पर डायल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं डॉक्टर सौरभ से। डॉक्टर साहब, आपने गॉल ब्लैडर अंग की फंक्शन के बारे में बताया। इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या बीमारी है जो एक आम आदमी को होती है? और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि दाहिनी तरफ पेट में कई बार दर्द उठता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, समझ में नहीं आता है, तो क्या वो इशारा होता है? तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर्ड रहता है उसमें कई बार वो बाइल कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल मतलब बाइल एक्चुअली एक, मैं जैसे पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि वो एक चाशनी की तरह है। चाशनी में आपको लगता है कि तरल है पर उसमें कुछ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं। जैसे हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चाशनी बनती है, वैसे लिवर से कुछ सॉल्ट्स बाइल के थ्रू बॉडी में जाते हैं। दो तरीके से, एक तो खाना पचाने के लिए वो यूज़ होते हैं और कुछ एक्सक्रीशन के लिए जो बॉडी से बाहर निकालने के लिए जी। तो जब गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर्ड रहता है तो उसमें क्रिस्टल अगर बन जाते हैं तो क्रिस्टल्स धीरे धीरे चिपक चिपक के वो स्टोन बनाते हैं, और स्टोन कई बार जाकर गॉल ब्लैडर की जो जहाँ से वो डक्ट को बाइल डक्ट को जुड़ता है वहाँ जाकर वो फंसता है, तो गॉल ब्लैडर का पेन होता है। तो गॉल ब्लैडर का पेन होता है जब वो फूला रहता है और आगे वो बाइल को नहीं निकाल पाए, तो उसका स्ट्रेचिंग, खिंचाव की वजह से जो पेन होता है तो वो खाने से रिलेटेड होता है, राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन है और 90% लोगों को पेन नहीं होता है, मतलब वो असिम्प्टोमेटिक पड़े रहते हैं गॉल स्टोन। कुछ लोगों में जब पेन होता है वो खाने से रिलेटेड, थोड़ी देर बाद, खाने के 1 या 2 घंटे बाद अचानक तेज शार्प पेन हो तो वो गॉल ब्लैडर का हो सकता है जी। दर्शकों, आप जैसा कि हमारा कार्यक्रम टीवी पर देखें, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं। और अगर आपके मन में है सवाल और आप उन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर सौरभ कालिया हमारे साथ हैं, आप हमें डायल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूँगी
कि जैसा आपने कहा कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है और आपने कहा 90% लोगों में ये साइलेंट रहता है, तो अगर कभी किसी पेशेंट को कोई और सोनोग्राफी कराते वक्त अगर वो आइडेंटिफाई होते हैं तो क्या उन्हें रिमूव कराना हमेशा नेसेसरी होता है या वो पड़े भी रह सकते हैं बिना किसी परेशानी के? तो एक्चुअली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको, जैसे आपने बोला, अल्ट्रासाउंड किसी और कारण से कराया गया जी, क्योंकि और किसी तरीके से गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोज नहीं होता। मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन अल्ट्रासाउंड में सबसे सेंसिटिव है डायग्नोज करने के लिए। सीटी स्कैन में गॉल ब्लैडर स्टोन दिखते नहीं है बिकॉज वो रेडियो लूसेंट होते हैं, मतलब वो उसमें कैल्शियम बहुत कम होता है तो वो सीटी स्कैन में दिखता ही नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड से ही डायग्नोज होता है। अल्ट्रासाउंड किसी और कारण से करा और गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल आए तो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हम क्या करें, तो हम उनको एजुकेट करते हैं, समझाते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन कई बार असिम्प्टोमेटिक पड़े रहते हैं और हर गॉल ब्लैडर स्टोन को हम ऑपरेट नहीं करते। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं, जैसे कोई यंग आदमी है जो 20 साल का है, 30 साल का है, तो एवरी ईयर 1 to 2% लोगों को पेन होने का चांस है, जैसे जो असिम्प्टोमेटिक हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आपको विद इन योर लाइफ टाइम, जैसे अगर कोई 50 साल और जिएगा तो 50 से 100% चांस है उनको पेन होने का। तो वो मतलब कि उनको हाई चांस है। और कोई अगर एल्डरली है, 65-70 का है और उनको असिम्प्टोमेटिक स्टोन है, उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा बची नहीं है तो उनको बहुत कम चांस है। फिर कुछ ऐसे होते हैं बहुत बड़ा स्टोन है, जैसे 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर, या फिर किसी को सिम्टम्स हैं जो कि पेट भारीपन, मतलब क्लियर कट गॉल ब्लैडर के सिम्टम भी नहीं है बट बदहजमी के सिम्टम हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन अगर है तो इसका मतलब गॉल ब्लैडर फंक्शन नॉर्मल नहीं है जी, तो हम उसको निकालने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर आपके सिम्टम उससे जुड़े हुए होंगे तो गॉल ब्लैडर निकलते ही आपको आराम आएगा। तो कुछ लोगों में हम अवॉइड करने को बोलते हैं, कुछ लोगों को हम उनकी सर्कमस्टांसेस को देखकर हम डिसीजन लेने को बोलते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए। जी, तो वो डिसीजन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जी। डॉक्टर सौरभ, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये क्या जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, क्या ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई परेशानी है? किन लोगों में इसके ज़्यादा होने की संभावना होती है? तो ये एक एक्चुअली मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज हैं, मतलब कई कारण हैं इसके। जी, उसमें जो फैट डाइजेशन, जो अपन कहते हैं कि चर्बी को पचाने के लिए जो डाइजेशन का कोई अबनॉर्मलिटी है, जिसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा सेक्रीट हो लिवर से, तो वो बाइल सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब बाइल ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ओके, तो जब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो क्रिस्टल बनने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर गॉल ब्लैडर अच्छी तरह काम नहीं करे, वो कंट्रैक्ट ना हो, पूरा खाली नहीं कर पाए बाइल को, तो बाइल पड़ा रहेगा गॉल ब्लैडर में काफ़ी देर तक, तो वो सूखता जाएगा। मतलब बाइल का जो फ्लूइड पार्ट है, वाटर पार्ट है, वो सूख जाएगा और कोलेस्ट्रॉल और क्रिस्टल्स जमते जाएंगे। तो जब वो जमेंगे तो फिर वो स्टोन बनाएंगे। तो वो अपने आप हो सकता है, मतलब गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग अपने आप ही कम हो सकती है, या कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं लाइफस्टाइल। तो जैसे हम ज़्यादा अगर हम फैटी फूड खाते हैं, रिफाइंड प्रोसेस फूड खाते हैं, तो इनसे कोलेस्ट्रॉल सेक्रीशन ज़्यादा हो सकता है। कुछ जैसे अगर आप डाइटिंग करते हैं, एकदम खाली पेट रहते हैं बहुत देर, तो गॉल ब्लैडर काफ़ी देर स्टैग्नेंट पड़ा रहेगा, उसमें से बाइल निकलेगा नहीं। तो अगर कोई फास्टिंग एंड डाइटिंग बहुत लंबा करता है, उसमें वेट लॉस करने की कोशिश करता है, वेट लॉस होता है जिनको अचानक क्रैश डाइटिंग से, उनको स्टोन बनने का चांस है। किसी का वेट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हाई कैलोरी डाइट, उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है बाइल में, तो उनको स्टोन बनने का चांस है। फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस है बिकॉज हार्मोनल चेंजेस से गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग और बाइल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है। जी, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जी। अगर किसी को पता चला है कि स्टोन है और उसको परेशानी भी है, तो अगर हम निवारण पे जाएं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, तो इसको रिवाइव करने के क्या क्या तरीके हैं? ऑपरेशन हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, तो आप बताइए कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है समय के साथ, तो लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या क्या हैं? और अगर हम रोबोटिक सर्जरी, एक बहुत कॉमन टर्म है जो आजकल सुनने में आता है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है? अच्छा, तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत सालों से, ऑब्वियसली जब से आदमी को पता चला है, तो ये हमें अब डायग्नोज जल्दी होने लग गए हैं, तो बहुत लोगों को पता चल रहा है। बाकी कई लोगों को पता नहीं चलता था, और पेशेंट्स मतलब किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो बाद में जब ऑटोप्सी स्टडीज़ करते तो पता चलता था कि गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है।
तो जब हमें पता चल जाता है किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है और वो सिम्टोमेटिक है, तो उसका एक ही पक्का इलाज है, जो है सर्जरी। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए ट्राई किया गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रग्स, किसी ने शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करी, किसी ने कोई टैबलेट्स खाई, किसी ने कोई पानी ज़्यादा पीकर निकालने की कोशिश करी, सब फेल हो जाता है बिकॉज वो गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग से रिलेटेड है और बाइल की कॉन्सेंट्रेशन, बाइल का जो कॉम्पोजिशन है उससे रिलेटेड है। तो वो हम टेम्पररी अगर हम उसको किसी तरह स्टोन को डिजोल्व भी कर दें तो वो बाइल वापस जो बनेगा वो अगर सुपर सैचुरेटेड है और गॉल ब्लैडर अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर रहा तो वापस बन जाएंगे। तो जब गॉल ब्लैडर निकाला जाता है तो इसका यही क्यों इलाज है, क्योंकि गॉल ब्लैडर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जब वो इस तरीके से काम कर रहा हो, जब वो स्टोन बना रहा हो तो वो एक तरीके से नॉन फंक्शनिंग है। तो उसको जब निकाल देंगे तो बाइल तो लिवर बनाता रहेगा और बाइल की नली, जो पित्त की नली है, उसके थ्रू वो कंटिन्यूस सेक्रीशन इंटेस्टाइन में जाता रहेगा। तो जो दूसरी टेक्निक्स हैं, दूसरी जो भी मोडालिटीज़ हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। और सर्जरी, अब सर्जरी में पहले ओपन सर्जरी होती थी, तो ओपन सर्जरी में काफ़ी तकलीफ होती थी क्योंकि बड़ा चीरा लगता था, पेशेंट को दर्द होता था, पोस्ट ऑप में रिकवरी में टाइम लगता था। तो जब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई अराउंड 1989-1990 से आई। तो उस टाइम पे पेट में छेद करके अंदर हम गैस भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर जाकर गॉल ब्लैडर को आसपास के एरिया से सेपरेट करके, जो उसकी डक्ट है जो बाइल डक्ट से जुड़ती है, उसको हम क्लिप करके काट के और गॉल ब्लैडर को लिवर से हटाकर और छोटे छेद से उसको निकाल सकते हैं बिकॉज वो पिचक जाता है। मतलब जैसे इतना बड़ा भी हो और उसके अंदर जो बाइल है हम सक करके गॉल ब्लैडर को पिचका सकते हैं और स्टोन को भी हम क्रश करके निकाल सकते हैं, तो छोटे छेद से वो बाहर आ जाता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब आई तो उसके बाद ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही किया जाता है सर्जरी। अब ओपन सर्जरी बहुत कम जगह या कम ही रोल हो रह गया है फॉर गॉल ब्लैडर। अब रोबोटिक सर्जरी आई 2000 से, बट इंडिया में बाद में मतलब 2006 के बाद इंडिया में आने लगी। अब रोबोटिक सर्जरी जैसे जयपुर में अवेलेबल है, लास्ट 2 ईयर्स से हम कर रहे हैं। तो हमने जो एडवांटेजेस देखे हैं वो एडवांटेज ये हैं कि भाई रोबोटिक सर्जरी में भी 4 छेद होंगे पेट में। रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत फाइन डिसेक्शन करने के लिए हेल्पफुल है, मतलब वो बहुत बारीक काम करने के लिए सक्षम है। और रोबोट में बहुत बढ़िया विजन मिलता है सर्जन को, जो ऑपरेट कर रहा है उसको अंदर जो देखना है वो एरिया, गॉल ब्लैडर का एरिया, वहाँ पर जो नसें हैं, वहाँ पर जो डक्ट है, वो सब बहुत क्लियर दिखता है। और उसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं, जैसे एक ICG डाई टेस्ट होता है, वो हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, इंजेक्शन से डाई जाती है बॉडी में और वो रोबोटिक सर्जरी में वो डाई दिखती है कि ये डाई अभी बाइल में सिक्रीट हो रही है लिवर से। तो हम जो स्ट्रक्चर को बचाना है, जैसे बाइल डक्ट को इंजरी नहीं होनी चाहिए, तो वो हम बचा सकते हैं। और सर्जरी के बाद पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी है बहुत अच्छी हो जाती है, पेन कम रहता है बिकॉज रोबोटिक सर्जरी में जो मूवमेंट है पेट पे, जो छेद होते हैं उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट अंदर होता है। रोबोटिक आर्म्स क्या है कि चारों जैसे अपने रिस्ट मूवमेंट है तो वैसे मूव कर सकते हैं, तो हमें बाहर मूवमेंट नहीं करना होता, अंदर मूवमेंट होता है। तो उसमें पेशेंट को पेन कम रहता है और पेशेंट जल्दी ही काम पे वापस जा सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी अब नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोबोटिक सर्जरी अब आम हो जाएगी और ज़्यादातर लोग लेप्रोस्कोपी की जगह रोबोटिक सर्जरी अपनाने लग जाएंगे फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी। तो 2-3 पॉइंट्स आपने बताए कि एक तो रिकवरी पेशेंट की बहुत जल्दी हो जाती है और साथ ही साथ प्रिसीजन रहता है। जैसा आपने कहा कि दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, उनको नुकसान कम से कम होगा। श्रोताओं, अगर दर्शकों, अगर आपके भी मन में है सवाल और सवाल आप जानना चाहते हैं, अपने गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान आप डॉक्टर सौरभ कालिया से जानना चाहते हैं, तो आप डायल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स। हमारे नंबर्स हैं 0141-270-4098, दूसरा नंबर है 0141-270-4999। दोनों ही नंबर्स पर आप डायल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और सवालों के तुरंत जवाब जान सकते हैं। आप जानते हैं कि YouTube पर भी आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकते हैं और नंबर डायल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, ऑपरेशन की बात हुई, प्रोसीजर्स की बात हुई, मुझे लगता है कि जैसे ही ऑपरेशन का नाम आता है तो किसी भी पेशेंट के मन में सबसे पहले तो एक डर आता है
कि ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल जो मरीज आपसे पूछता होगा वो ये होगा कि अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा तो मेरी बॉडी क्या वही नॉर्मल फंक्शन करेगी या नहीं करेगी? हाँ, तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि गॉल ब्लैडर क्या है, डाइजेशन को खराब कर देगा। गॉल ब्लैडर निकल गया तो डाइजेशन ढंग से नहीं होगा, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उसमें गॉल ब्लैडर का एक बहुत छोटा सा रोल है। और गॉल ब्लैडर जब फंक्शनिंग नहीं कर रहा तो उसका ऑलरेडी फंक्शन दूसरे तरीके से चल रहा है। बाइल सेक्रीशन लिवर करता है, जैसे 500 ml टू 600 ml बाइल सेक्रीट होता है डेली। अब गॉल ब्लैडर 50 ml टू 60 ml स्टोर रखता है, तो एवरी आवर बाइल लिवर से पित्त की नली के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता भी है और कुछ गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है। अगर हम गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो लिवर के थ्रू जो बाइल जा रहा है वो जाता रहेगा। तो अगर हम सिंपल खाना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी ना हो तो सब वो डाइजेस्ट होता जाएगा। तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम देते हैं। लिवर अपने आप ही सेक्रीशन बढ़ा देता है और पित्त की नली भी चौड़ी हो जाती है, सो दैट बाइल काफ़ी देर उसमें रुक पाए। अगर नीचे मतलब प्रेशर से जा रहा है जी, तो पित्त की नली का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, लिवर का सेक्रीशन चेंज हो जाता है और धीरे धीरे हम बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है कि गॉल ब्लैडर नहीं भी है तब भी सारा जो डाइजेशन है वो नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है जी। तो ज़्यादातर लोगों को कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं रहती आफ्टर सर्जरी। तो आपको पेशेंट को सर्जरी के लिए जब मेंटली आप उसे प्रिपेयर करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनली भी उसको प्रिपेयर होना होता है। हाँ। और बाद की कि पोस्ट सर्जरी के बाद रिकवरी को लेकर भी उनके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे, और कि क्या खाना पीना, क्या वो सारा, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारे व्यंजन हैं, मिठाई भी बहुत तरीके की होती है और बहुत अलग अलग तरह की क्यूजीन लोग खाते हैं। तो क्या उससे जुड़े हुए सवाल भी वो आपसे करते हैं कि किस तरह का खान पान रहेगा सर्जरी के बाद? हाँ, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कल्चरल उसमें ट्रेडिशन इन्वॉल्व हैं। तो पेशेंट क्या है कि ज़्यादातर बहुत सोच समझ के प्लान वे में सर्जरी कराने आते हैं, तो उसमें हम उनको ये एजुकेट करते हैं कि आपके ऊपर है, काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन हम नहीं देते, पर जनरल इंस्ट्रक्शन ये होते हैं कि पेशेंट को इमीडिएट हम मोबिलाइज करते हैं, जल्दी पेशेंट उठ के बैठे चले। तो हम क्या पेशेंट को बिस्तर पे लेटा कर नहीं रखना चाहते, बेड रेस्ट नहीं एडवाइस करते, बिकॉज ये लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी आई इसलिए है कि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जी। तो रिकवरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है कि आप सर्जरी के बाद रेस्ट मत करो। अगर आपको पेन है तो पेन किलर हम दे रहे हैं, बट आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आई शुड बी नॉर्मल एज पॉसिबल। मतलब जितनी जल्दी आप ठीक होना चाहेंगे हो सकते हैं, तो आप नहा सकते हैं, आप उठ के बैठ सकते हैं, आप नॉर्मल रोटी सब्जी अगले दिन से चालू कर सकते हैं। तो उसमें जो हम बेसिक इंस्ट्रक्शन यही है कि आप एक बार में कम खाइए और ज़्यादा एक साथ मतलब फैटी फूड ना खाएं, मतलब चर्बी वाली चीज़ें उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करें, कम खाएं। जैसे अगर अपने सब्जियों में या दाल में ऑयल या घी है, उसकी मात्रा अगर कम रहेगी तब भी वो खाना अच्छा बन सकता है जी, है ना। तो वो अगर खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं अपने सवाल को लेकर, आइए जानते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा नाम दक्षा है। जी दक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या सवाल आप पूछना चाहती हैं डॉक्टर सौरभ से? हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे गोल्ड ब्लैडर है ना, उसमें पॉलिप्स है जी। हाँ, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? हाँ। क्योंकि मुझे पेन बहुत हो रहा है, कुछ भी खाती हूँ ना तो भी मुझे पेन हो रहा है। कैसे कि कुछ भी खाती हूँ तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सब बाहर ही निकल जाता है। अच्छा, हाँ, और वो लेफ्ट साइड में बहुत पेन रहता है मेरा। ठीक है। तो एक्चुअली गॉल ब्लैडर पॉलिप के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं एजुकेट करूं कि पॉलिप मतलब एक छोटी गांठ है, प्रॉब्ली वो उसका साइज आपको शायद पता होगा अल्ट्रासाउंड में। तो वो जनरली पेन नहीं करती है, बिकॉज वो गॉल ब्लैडर के अंदर उसकी वॉल पे चिपकी रहती है, तो वो मूव नहीं करती है। अच्छा, ऐसा है। तो पॉलिप की वजह से पेन होने का चांस नहीं है। आपके पेन लेफ्ट साइड में है, आप बता रहे हैं ना, तो वो दूसरे कारण से हो सकता है। जैसे गॉल ब्लैडर राइट साइड में होता है, अगर लेफ्ट साइड में पेन है तो वो स्टमक से रिलेटेड या एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप एक बार किसी डॉक्टर को दिखाएं और ढंग से इलाज करें। आपकी जो पूरी डिटेल हिस्ट्री ली जाएगी और एग्जामिनेशन किया जाएगा, फिर हम बता पाएंगे कि आपका कारण क्या हो सकता है। पर पॉलिप प्रॉब्ली नहीं कारण है पेन का।
अच्छा, हाँ, नहीं मुझे लगा कि पॉलिप्स के लिए हाँ, पॉलिप एक्चुअली अगर बहुत बड़ा हो तभी हम एडवाइस करते हैं कि उसको गॉल ब्लैडर को निकाला जाए, जो कि अराउंड 1 सेंटीमीटर से ऊपर अगर होगा तो हमें सर्जरी करनी चाहिए। अदरवाइज छोटे पॉलिप जो होते हैं जो कि लेस देन 5 mm, तो हम उसको वॉचफुल वेटिंग की बात करते हैं, मतलब वेट करें और रिपीट अल्ट्रासाउंड करके चेक कर सकते हैं आफ्टर 6 months to 1 year। तो दक्षा जी, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। और जैसा सवाल दक्षा जी ने किया है पॉलिप को लेकर, तो पॉलिप को लेकर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, डर भी है। तो क्या अगर गॉल ब्लैडर में पॉलिप है तो उसको हमेशा ही रिमूव करवाना जरूरी होता है, या अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो ही उसकी आवश्यकता पड़ती है? तो जनरली पॉलिप जो होते हैं वो मतलब कोलेस्ट्रॉल वॉल में चले जाए, जैसे कोलेस्ट्रॉल पॉलिप कहते हैं हम, कि जो कोलेस्ट्रॉल बाइल के अंदर है और वो वॉल के अंदर चले जाए और कोलेस्ट्रॉल पॉलिप बन जाए, तो वो बिनाइन होते हैं, मतलब वो खतरनाक नहीं होते। पर पॉलिप दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जो कि प्री कैंसरस हो। तो हमें पॉलिप कैसे पता चलेंगे कि खतरनाक है नहीं है, तो हम उसका साइज देखते हैं। बट कैंसर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर की ज़्यादा है इंसिडेंस, तो उसका कारण स्टोन से रिलेटेड बताया गया है, बट 100% नहीं है। तो अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप विद स्टोन हो जी, तो हम कहेंगे कि ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ये स्टोन की वजह से पॉलिप बन रहा है, तो ये प्री कैंसर्स वाला पॉलिप हो सकता है। और खासकर वो अगर बड़ा हो जी, तो हमें गॉल ब्लैडर को निकालना चाहिए। बट अगर स्टोन नहीं है या पॉलिप बहुत छोटे हैं, तो या पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं दे रहे, कोई मतलब कोई पेन नहीं है और गलती से मिले हैं, तो हम वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं और वो खतरनाक नहीं होंगे। 90% मतलब यही चांस है कि वो नॉर्मल पड़े रहेंगे उसी साइज के लॉन्ग टर्म। तो मैं तो ये पेशेंट को बोलता हूँ कि आप साल 6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, और अगर वो नॉर्मल आता है वापस उसी साइज का आता है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ेगा भी नहीं कभी। ओके। और अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ और कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो जुड़ी हुई हैं और आम आदमी को उसके बारे में नहीं पता? तो गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन होता है जब स्टोन मूव करता है ना, तो मूव करके गॉल ब्लैडर की नेक पे जाकर फंसता है, तो गॉल ब्लैडर स्ट्रेच होता है, पेन होता है। बट कई बार वो स्टोन वहाँ फंसा रह जाता है काफ़ी देर, तो जब पेन कंटिन्यू चलता रहे 6 घंटे के बाद, तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया गॉल ब्लैडर का, तो उसको कहते हैं अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। मतलब ये गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई, तो वो गॉल ब्लैडर की चमड़ी मोटी हो जाती है, गॉल ब्लैडर में मतलब एकदम फूल के टाइट हो जाता है, मतलब उसमें जो पानी है और उसमें कीटाणु भी चले जाते हैं, तो उसमें पस टाइप बनने लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर की वॉल मोटी हो जाती है, आसपास की एरिया में सूजन आने की वजह से उल्टी भी आ सकती है, बुखार भी आ सकता है, और वो पेन काफ़ी देर रहता है। तो वो अक्यूट कोलिस्टाइटिस कई लोग लेकर आते हैं, खासकर कुछ लोग जो डायबिटिक हैं या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई ओल्ड पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, उनको अक्यूट कोलिस्टाइटिस जल्दी होता है। अब अक्यूट कोलिस्टाइटिस जब होता है तो उसमें कई बार चांसेस ये हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, कई बार दवाइयों से ठीक हो जाता है। तो हमारे पास लोग आते हैं जो पहले अक्यूट कोलिस्टाइटिस हुआ, फिर उनको वापस आ रहा है पेन, तब आते हैं, तो उनको क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, मतलब बार बार हो रहा है इन्फेक्शन। तो ऐसे भी लोग आते हैं जो एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार, तो हमारे पास लेट आते हैं। तो क्रॉनिक कोलिस्टाइटिस में बार बार पेन होता रहता है और पेशेंट वेट करता रहता है, दवाइयाँ खा खा के वेट करता है। फिर कई बार स्टोन आगे निकल जाता है तो पित्त की नली में चले जाता है, तो पित्त की नली में जाएगा तो पित्त का जो फ्लो है वो रुक सकता है, तो उससे जॉन्डिस हो सकता है। और जॉन्डिस होगा तो पेशेंट को खुजली होगी, पेशाब पीला आएगा, आंखों में पीलापन आएगा और बुखार ठंड लगकर आ सकता है। तो जब अगर पेशेंट को कभी भी जॉन्डिस हुआ विद बुखार तो बहुत डेंजर साइन होता है, बिकॉज उसको कहते हैं हम कोलेंजाइटिस, मतलब इन्फेक्शन जो कि बाइल में इन्फेक्शन हो गया हो, जो लिवर में इन्फेक्शन हो गया हो, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है। फिर स्टोन कई बार नीचे चले जाते हैं, तो नीचे पैनक्रियास की डक्ट होती है जो कि बाइल डक्ट से जुड़ती है, तो वहां जाकर स्टोन कई बार पैनक्रियास की डक्ट को भी प्रॉब्लम करते हैं, तो उससे पैनक्रियास में सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। तो पैनक्रियाटाइटिस भी पेशेंट कई बार 1 to 2% पेशेंट ऐसे होते हैं जो पैनक्रियाटाइटिस करके आते हैं कि हमें पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, पेन हो रहा है बैक में, और उनको सीवियर भी हो सकता है, माइल्ड पैनक्रियाटाइटिस भी होता है। तो पेशेंट आते हैं और पता चलता है कि वो कारण स्टोन था, तो पैनक्रियास तो सूजा हुआ है ही, बट वो कारण उसका स्टोन था जो कि गॉल ब्लैडर से मूव कर गया। तो जो पेशेंट को ज़्यादातर डर होता है कि गॉल ब्लैडर एकदम से फट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली पेन बिलियरी कोलिक कहते हैं, जो पेन होता है थोड़ी देर के लिए, और अगर अक्यूट कोलिस्टाइटिस हो रहा है तो पेशेंट को दिखाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि गॉल ब्लैडर अक्यूट कोलिस्टाइटिस के बाद वो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि गॉल ब्लैडर की चमड़ी गल जाती है और गॉल ब्लैडर
गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन मतलब सड़ने लग जाता है ओके और वो फट सकता है। जी तो वो बहुत रेयर चीज़ होती है और वो बहुत कम पेशेंट्स में होगा। तो फटने का डर नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आप प्रॉब्लम बढ़ाए ना, जल्दी आएंगे तो जल्दी रिकवरी होगी, जल्दी इलाज हो पाएगा। जी। गॉल ब्लैडर से एसोसिएटेड कैंसर का जिक्र आपने किया था, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। तो गॉल ब्लैडर कैंसर एक्चुअली बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, बट फॉर्चुनेटली वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट बढ़ रही है और नॉर्थ इंडिया में खासकर बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरह की ग्रोथ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो गॉल ब्लैडर जब में कैंसर होता है तो उसका लक्षण कई बार नहीं मिलते, बिकॉज वो ट्यूमर बढ़ता है और वो जब वो फैलने लगता है तब वो पेशेंट को भूख कम लगती है, हल्का वीकनेस लगेगी, वजन कम होगा। तो पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास लेट आते हैं बिकॉज उनको पता नहीं चलता जब वो बढ़ रहा है। जब वो बढ़ जाता है एक लेवल पे, जब वो स्टेज बढ़ जाती है तब पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो अराउंड 10-15% लोग ही आते हैं जिनमें ऑपरेशन पॉसिबल है, जो क्योरेटिव है, मतलब बहुत लेट जो हाँ लेट स्टेज में आते हैं ज़्यादातर लोग। जी। तो अगर लेट स्टेज में आते हैं तो उनका ज़्यादातर साल भर से ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है। मतलब बहुत दवाई देने के बाद, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी पेशेंट्स का लॉन्ग सर्वाइवल नहीं हो पाता, बिकॉज गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है। पर जो पेशेंट अर्ली आ जाएं, जी जिनको जल्दी पता चल जाए और जल्दी वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं, तो सर्जरी और कीमोथेरेपी का रोल से मतलब हम क्योर कर सकते हैं कुछ गॉल ब्लैडर कैंसर्स को जो कि अर्ली स्टेज के हों और जो भी ऑपरेबल हो, मतलब जो ऑपरेशन लायक हों। जी तो ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन होता है, पर तब भी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल है अगर वो ट्यूमर लोकलाइज है, अगर उसी एरिया में है। अगर वो फैल गया है तो फिर वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, तो वो ज़्यादातर हम उन पेशेंट्स को हम ऑपरेट नहीं करते हैं। जी। डॉक्टर सौरभ कालिया, आपके साथ बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। इतनी सारी जानकारी आज आपके माध्यम से हमारे सभी दर्शकों तक पहुंची और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज डिस्कस हुई हमारे इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। चलते चलते कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी भ्रांति है जिसको आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, और एक खास क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? तो मैं दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जो जो हो सकता है वो करें। तो उसमें बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए कि वो है बैलेंस डाइट क्या होती है, कि क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो सारे तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेवन बढ़ाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, ऑयली और स्वीट्स खासकर हमें जो ज़्यादा खा रहे हैं वो कम करना चाहिए। वेट कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है। तो वेट बढ़ इसलिए रहा है ज़्यादातर लोगों का क्योंकि हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज कम से कम करनी चाहिए, जो कि आधा घंटा पर डे तो निकाल ही सकते हैं, 5 दिन, है ना। जी। तो ये बेसिक हेल्थ के, और अगर आपको कोई भी सिम्टम आए जिसमें आपको लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब थोड़ा बहुत बदहज़मी तो सबको होती है, जी। तो हर आदमी को दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको प्रॉब्लम रेगुलर हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ज़्यादा देर वेट ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, चेकअप कराएं। बेसिक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं जो कि हर जगह अवेलेबल है। जी तो उससे काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है कितनी सीरियस। जी जब डॉक्टर पेशेंट को देखता है, बात करता है, बेसिक ब्लड टेस्ट कराता है, तो हम ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। जी तो यही मैं सबको जानकारी देना चाहूँगा। थैंक यू। जी। तो डॉक्टर सौरभ कालिया, आपके साथ इतनी सारी बातें हुई, आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे सभी दर्शकों के लिए वक्त निकाला और बहुत सारी जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।